हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और आज हम आपको 10th की केमिस्ट्री का जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है उसका अगला पार्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये क्लास 10th की केमिस्ट्री है और आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हम बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंतजार नहीं कराते हैं और ले चलते हैं हम आज आपको। इसके पहले वाले टॉपिक में कल हमने देखिए आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है और ऑक्टेन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आज हम देखिए जो यहाँ पे बताने जा रहे हैं वो कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो बहुत मजा आने वाला है, आप सब लोग बढ़िया तरीके से ध्यान से सुने इसे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। देखिए यहां लिखा गया है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, अवशोषण। आपने जब कल नहीं पढ़ा था ऊष्माक्षेपी, कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, तो मैंने बताया था वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसका एक मैंने बहुत बढ़िया एक ज्वलंत उदाहरण आपको दिया था। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक क्या हुआ करती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, वो एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अगर उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। तो अगर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। These are chemical reaction in which heat or energy is absorbed is called endothermic reaction. These are chemical reaction in which heat or energy is absorbed is called endothermic reaction. ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है। आप अंग्रेजी भी जानते रहें, आपको इंग्लिश जानना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आपको इंग्लिश का वर्ड भी बताते रहते हैं। हम आपको हर तरीके से एकदम बेस्ट लाना चाहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग ध्यान दीजिए, हम आपको परिभाषा पहले बता रहे हैं। इसकी परिभाषा मैंने अभी आपको बताया, क्या वह बहुत अच्छे रासायनिक, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए भैया, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ये अंडरलाइन वर्ड है, अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये इसकी डिफिनेशन है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग, उस अवशोषण का मतलब आवश्यकता, जब आप उसको ऊष्मा देंगे तभी वो एनर्जी कहने का मतलब रिएक्शन हो सकता है। और मैंने आपको जब वियोजन अभिक्रिया मैंने बताया था तो वहाँ पे यही बताया था कि ऊष्मा द्वारा क्या किया जाता है, इस पदार्थ को छोटे छोटे उत्पाद में तोड़ दिया जाता है। तो पहले ऊष्मा आप देंगे तभी तो वो हो रहा है। तो एक तरीके से वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, लेकिन हम वियोजन अभिक्रिया में हीट दिखाते नहीं हैं।
कि यहाँ उष्मा आप लिख रहे हैं, लेकिन जो उष्मा जब यहाँ लिखा है तो उसको उष्मा को ऐड करके चलते हैं। तो जैसे ही आपको मैं उदाहरण बता रहा हूँ इसके अंतर्गत एग्जाम्पल्स, में जैसे होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ले बताते हैं कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा की सहायता से गर्म करने पर या उष्मा द्वारा गर्म करने पर कैल्शियम क्या ऑक्साइड, क्या राजू, कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये इसका मतलब हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम उष्मा की सहायता से हीट करते हैं, मतलब उसको जब उष्मा देते हैं तो वो किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एवं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम उष्मा की सहायता से गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है। यहाँ पे आप देखिए आपको प्लस क्या करना है, हीट, प्लस क्या करना है राजू, हीट, उष्मा। आप देखिए इस रिएक्शन को बिना उष्मा दिए संभव ही नहीं होगा, पहले आपको इसको उष्मा देना पड़ेगा। तो ये क्या किया करता है, उस उष्मा को एब्जॉर्ब किया करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर यही कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब जब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो हुआ जैसे ही उष्मा को प्राप्त करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो ये आपका क्या है बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट और ये उष्मा हो गई, ये क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्मा शोषी अभिक्रिया का। मजा आया ना, किस प्रकार की अभिक्रिया का है ये, उष्मा शोषी अभिक्रिया का। तो ये आप इसको कॉपी में उसी के आगे डन करेंगे। और अब हम देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, आपको जितनी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शंस थी हमने उसको आपको क्या कर दिया, बता दिया। और जो बच्चे हमारी बात को सही तरीके से पूरा फॉलो किया होंगे और शुरू से मैं आपको 20 बार बताता हूं कि पहली बात तो आप जब भी कभी भी लेक्चर को देखें आप शुरू से देखें, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट 3, पार्ट 4, और एक बार पूरे लेक्चर को आप सुन लिया करें पूरा। अभी इतना बड़े आप लोग जान लीजिए हाई स्कूल लेवल पे हैं, इतना ज़्यादा भी आप दिमाग से नहीं अग्रेसिव हो गए हैं। एक बार आप पहले उसको पूरा सुने ध्यान से, हिस्टोरी की तरह, कहानी की तरह, और उसके बाद नोट्स लें और कॉपी या पेन, सॉरी नोट्स और पेन लेकर के बैठे और फिर आप बढ़िया सा वीडियो को स्किप कर करके देख लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए, नोट्स भी तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा डायरेक्शन है, इसी हिसाब से आप काम कीजिए, आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। तो हमने देखिए शुरू से आपको कौन कौन सी अभिक्रिया के बारे में बता दिया राजू। सबसे पहले मैंने बताया आपको संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, उसके बाद दूसरा हमने बताया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ये सब आप पढ़ चुके हो, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरी हमने आपको बताया कौन सी, अगर ये सबको जानकारी करना है तो आप पीछे वाले सब वीडियो शुरू से देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, और जो नोट्स बनाए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर अगली हमने आपको बताया क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया,
अगली हमने आपको बताया क्या, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। और इसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया से ही निकल करके एक हमारा नया कॉन्सेप्ट आया था, रेडॉक्स अभिक्रिया। छठा हमने पढ़ा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और सातवां हमने पढ़ा क्या अभी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन सबको पूरा अगर आप देखेंगे तो शुरू से सारे वीडियो में बताए गए हैं। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया एकदम सीधा सीधा सब पढ़ने के बाद बच्चों को याद करने का तरीका बता रहा हूं। वह अभिक्रिया जिसमें सभी अभिकारी परमाणु जुड़ करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया यह योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत है, जिसमें एक अभिकारक क्या होता है, वो कई उत्पाद में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है। और ये ऊष्मा द्वारा भी हो सकता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी इसको तोड़ा जा सकता है, और ताप द्वारा भी। फिर विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारी पदार्थ का परमाणु दूसरे अभिकारक द्वारा विस्थापित हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारी पदार्थ के जो आयन होते हैं उनके आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ज्यादा जानकारी लेना है तो अगले वाले वीडियो में देखिए, वहां मैंने पूरा डिटेल बताया इसकी। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिसमें परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है या परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, अपचयन कहलाती है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, मैंने बताया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। तो कितना आसान है, जब आप पढ़ेंगे तो आप भी हमारी तरह ऐसे बताएंगे। तो हम अब इस चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण। अगला हमारा टॉपिक क्या है, संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण, इसको एकदम आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं संक्षारण का मतलब क्या होता है। आप लोग एकदम दैनिक जीवन में अपने घर पे आसपास देखे होंगे कि जैसे कोई लोहे की वस्तु होती है, उसको ऐसे आप वायु में खुला रख दीजिए तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ करता है, वो जो वायुमंडल में नमी होती है, पानी और विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं, उनसे वो क्रिया करती है। और क्रिया करके क्या करती है, तो उसके उपसतह पर एक भूरे रंग की धीरे धीरे क्या होने लगती है, परत जमने लगती है। और वो परत इतने धीरे धीरे से बढ़ती है, आगे आप लीजिए कि एक समय ऐसा आता है कि पूरे लोहे की छड़ को घेर लेती है और फिर वो एक पीले रंग की पपड़ी के रूप में बाहर निकलती है, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, जंग। क्या कहते हैं इसे, जंग कहते हैं। और अंत में होता क्या है कि जंग इतना हावी हो जाता है कि उस लोहे की छड़ की मजबूती समाप्त हो जाती है। और जब कोई चीज धीरे धीरे समाप्त होता है उसका क्षरण होता है और उसी को कहते हैं संक्षारण। तो इसको डिफिनेशन के तौर पे एकदम हम आपको समझा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान दीजिए। जब किसी धातु की छड़ को वायुमंडल में खुला, ये लैंग्वेज है इसकी, छोड़ दिया जाता है, वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तो वह नमी, तो वह नमी या अम्ल के संपर्क में आने लगती है। चाक
और धीरे धीरे क्षण क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। क्षण नष्ट होने लगती है। इसे या इस घटना को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब किसी धातु की क्षण को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह नमी और अम्ल या गैसीय विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संपर्क में आने लगती है और धीरे धीरे क्षण क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। और इसी घटना को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहा किया करते हैं। क्या कहा करते हैं, संक्षारण कहा किया करते हैं। ये बात कंफर्म हो गई। जैसे एग्जाम्पल से थियोरेटिकल है, लोहे की क्षण को, जैसे लोहे की क्षण को वायु के संपर्क में या वायुमंडल में, पूरी लाइन फिर वहीं चलेगी, खुला रखने पर उसकी सतह पर पीले रंग की परत जमा हो जाती है, जो फेरिक ऑक्साइड जंग होता है। फेरिक ऑक्साइड या जंग कहलाता है, जिससे लोहे में जंग लगना कहते हैं। यही इसकी डिफिनेशन है। अगर हम लोहे की छड़ को वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो वो क्या करती है, उसकी सतह पर एक पीले रंग की परत जमने लगती है और जो फेरिक ऑक्साइड या जंग कहलाता है। जंग का मतलब होता है फेरिक ऑक्साइड, और जिसे लोहे में क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। यही क्या है, संक्षारण। अब हम अगर आपसे पूछें कि संक्षारण की क्रिया क्यों होती है, अगर आपसे पूछे कोई कि लोहे में जंग क्यों लगता है, तो आपको सीधा सीधा बता दें कि जब विभिन्न प्रकार के पदार्थों में अशुद्धियां होती हैं। शुद्ध पदार्थ जो होता है वो जो अगर प्योर है तो उसमें फिर जान लीजिए जंग नहीं लगता है। जब लोहे में क्या होती है, उसमें अशुद्धियां रहा किया करती हैं, अशुद्धियां जल्दी एक्टिव होती हैं, वायुमंडल से जल्दी क्रिया कर लेती हैं, लोहा जल्दी खराब होने लगता है। अभी फल होता है उसमें एक छोटा सा चट्टान लगी हो, कीड़ा लगा रहता है, देखिए पूरा फल खराब हो जाएगा धीरे धीरे। अगर कहीं उसमें अशुद्धियां ना रहें तो वो एकदम श्योर रहता है। ये आप ध्यान दीजिए। तो जिससे हमारी पूरी कंट्री को बहुत अधिक मात्रा में लोहे का लॉस करना पड़ेगा, इसीलिए हम इस संक्षारण को रोकते हैं। तो संक्षारण का रोकने का उपाय, संक्षारण को रोकने का उपाय, हम कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज किया करते हैं कि जिसके कारण क्या हुआ करता है, संक्षारण की क्रिया क्या हो जाती है, उसको रोका जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारी एक्टिविटीज होती है कि हम संक्षारण को कैसे रोक सकें,
तो सबसे पहला जो हमारा कार्यक्रम होता है, ध्यान दीजिएगा, पेंट करके। पहला ये हेडिंग ऐसे लिख लीजिएगा, आप समझ जाओगे। जैसे ही हम लोहे की कोई भी वस्तु होती है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं उसको। और जब पेंट लगा देंगे उसके चारों तरफ, आप देखते हो कि घर में खिड़कियां होती हैं और सब चीजें होती हैं, प्राइमर लगा के पेंट मार दिया जाता है। तो जब पेंट लगा देते हैं तो पेंट क्या करता है, उस क्षण के ऊपर एक कुचालक पदार्थ का आवरण बना लेता है, वायुरोधी। और जब वो आवरण बन जाता है तो वो लोहा क्या करता है, वो सीधे वायु के संपर्क में नहीं रहता है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगती है। तो पेंट लगा करके भी हम संक्षारण की क्रिया को रोक सकते हैं। दूसरा, पुराने जमाने में भी उसे किया जाता था, फिर तेल या ग्रीस लगा करके। अब जैसे कुछ हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुएं होती है, उसको हम पेंट नहीं कर पाते उतना अच्छा सा, तो हम उसके ऊपर तेल का आवरण लगा देते हैं, स्नेहक पदार्थ का आवरण कर देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं। उससे भी क्या हुआ करता है, उस पर जंग नहीं लगता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, मिश्र धातु बनाकर। क्या बना करके, मिश्र धातु बनाकर। अब ये मिश्र धातु क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, तो उसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। और जब मिश्र धातु बना देते हैं तो होता क्या है, जानते हो, उसमें कई चीज़ों का गुण आ जाता है। और जब कई चीज़ों की प्रॉपर्टी आ जाती है तो फिर वो जान लीजिए उसकी रिएक्टिविटी की ऑर्डर घट जाती है, जिसके कारण वो फिर नमी से क्रिया नहीं कर पाती। जैसे मिश्र धातु का सबसे बढ़िया उदाहरण होता है पीतल। अब आप देखिए, पीतल का बर्तन चाहे इतने दिन तक रखा रहता है, उसमें कभी जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें कई धातुओं को मिला दिया गया। और जब कई धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिला करके, या इसी को कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को ही क्या कहा करते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु बना करके भी हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण की क्रिया से रोक सकते हैं। चौथा जो कारण होता है, एक होता है गैल्वेनीकरण या विद्युत लेपन विधि द्वारा। विद्युत लेपन विधि द्वारा, इस विधि में हम क्या किया करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं उस पर हम विद्युत या इलेक्ट्रिक की सहायता से दूसरी धातु का क्या कर देते हैं, आवरण चढ़ा देते हैं। जो जैसे कोई धातु है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उससे अधिक क्रियाशील धातु का लेप लगा देंगे। और जब अधिक क्रियाशील धातु का लेप लगा देंगे तो जब हम उसको रखेंगे तो जो ऊपर वाली धातु है वही धीरे धीरे नष्ट होगी, और जो हमारी बीच की धातु है वो सेफ रह जाती है। तो ये विद्युत लेपन विधि द्वारा भी क्या किया जा सकता है, आपको संक्षारण की क्रिया से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो एक संक्षारण एक बहुत छोटा सा टॉपिक था आपका, लेकिन इंटरमीडिएट वगैरह में ये बहुत ब्रॉड होता है। मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, जब किसी धातु की क्षण को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह नमी एवं अम्ल के संपर्क में आने लगती है और जिससे वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे की क्षण को वायुमंडल में खुला रखने पर उसकी सतह पर पीले रंग की परत जमा होने लगती है, जो फेरिक ऑक्साइड या जंग कहलाता है, और जिसे जो लोहे में क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। और संक्षारण की क्रिया को कैसे रोका जाता है, तो पेंट करके, तेल या ग्रीस का आवरण लगा करके, मिश्र धातु बना करके, विद्युत लेपन विधि द्वारा भी क्या किया जा सकता है, संक्षारण की क्रिया को क्या किया जा सकता है राजू, रोका जा सकता है। तो ये पूरा संक्षारण एक टॉपिक था। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे इसको नोट्स में क्या कर लीजिएगा, अपने उतार लीजिएगा विधिवत तरीके से। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ आपको ले चलते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है विकृत ग्रंथिता। ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें इसको। अगला जो टॉपिक है वो है विकृत ग्रंथिता। ये सब चीजें आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व भी किया होगा, सब लोग महसूस भी किए हैं, और इसका एक बहुत बढ़िया सा मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ जो स्टूडेंट बहुत इसका उपयोग भी किया करते हैं। तो मैं आपको इसका पहले उदाहरण बताऊं, तो पहले ध्यान दीजिए। इधर विकृत
गंधिता। विकृत माने होता है अरुचिकर, खराब, और गंध का मतलब जानते ही हो अच्छी तरीके से, या स्मेल आप जिसको कहते हो, खराब सुगंध या दुर्गंध जिसको आप कह सकते हो, या स्वाद आप कह सकते हो। हम आपको एकदम सीधा सीधा इसका उदाहरण बताते हैं। जैसे कोई क्या होता है, तैलीय या कोई वसायुक्त भोजन होता है जो छाना गया होता है, घी होता है, या जब किसी हम तैलीय वसायुक्त भोज्य पदार्थ को किसी बंद पात्र में रख देते हैं। अब जैसे उस तैलीय वसायुक्त भोजन को आप किसी बंद पात्र में रखोगे तो वो उसका क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है। और जब उसका ऑक्सीकरण होने लगता है तो उससे क्या होने लगता है, कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसमें से उसका स्वाद तो खराब होता ही है, लेकिन उसमें से एक अरुचिकर क्या होती है, स्मेल आने लगती है, अरुचिकर गंध आने लगती है। और उसी अरुचिकर गंध के उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। जब कभी आपको मैं किसी की बात नहीं बता रहा हूं, एकदम सीधा सा एक आप उदाहरण ले लीजिए, अपनी घर की सब्जी, इसमें तेल वल लेकर मिलाया गया, उसको आप टिफिन में रख दीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अगले दिन आप खोलिए ना, कुछ मिलेगा आपको, वो हम नहीं बताएंगे, आप खुद जानते होंगे क्या स्मेल आपको देखने को मिलेगी। तो यही क्या है, विकृत गंधिता है। जब किसी तैलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थ को किसी बंद पात्र में रख दिया जाता है तो उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है, और भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से कारण क्या होता है, उसमें एक अरुचिकर गंध उत्पन्न होने लगती है, और उस पदार्थ का स्वाद भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी घटना को ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। कंफर्म हो गया इसको? अब मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं, तब ध्यान दीजिएगा। जब किसी, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, तैलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थ को, जब किसी तैलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थ को किसी बंद पात्र में रख दिया जाता है, जब किसी तैलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थ को किसी बंद पात्र में रख दिया जाता है तो उसका, मैंने बताया था क्या हो जाता है, तो उसका किसका मतलब भोज्य पदार्थ का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, क्या होने लगता है, जिससे भोज्य पदार्थ का या भोज्य पदार्थ की गंध भोज्य पदार्थ से अरुचिकर, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, भोज्य पदार्थ से अरुचिकर गंध उत्पन्न होने लगती है तथा उसका स्वाद भी बदल जाता है। अब कंफर्म हुआ? अरे हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये भी जान लीजिएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जब किसी तैलीय वसायुक्त भोज्य पदार्थ को किसी बंद पात्र में रख दिया जाता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है, और जिससे उस भोज्य पदार्थ की या भोज्य पदार्थ से, इंटरेस्टिंग टॉपिक, अरुचिकर, जो हमको अच्छी नहीं लगेगी
गंध उत्पन्न होने लगती है तथा उसका स्वाद भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब समझ में आया? इसी घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं। वो सब्जी वाला एग्जाम्पल भूलिएगा नहीं बस। और अब अगर हम ऐसे ध्यान दें तो अगर हमारे काफ़ी ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमको बर्तन में पैक करके या किसी पात्र में पैक करके मिलते हैं, तो अगर एक दिन वो पैक करके जहाँ से वो कंपनी से सप्लाई किया जाए उसके बाद आपके पास तक आने तक उसको कई हफ्ते टाइम लग जाते हैं, तो आप जब उसको खाएं तो आपको अच्छा ही नहीं रह जाए। जैसे चिप्स आप देखते होंगे पॉलीथीन के रैपर में पैक करके आती है, और अगर उसमें क्या किया जाए, ऐसे उसको भर दिया जाए तो आप जब खाएं तो आपके खाने लायक नहीं रह जाएगी। इसीलिए उसमें क्या किया जाता है, गैस भर दी जाती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। आप देखते होंगे फूली फूली रहती है सब पूरी पॉलीथीन की रैपर, जब खोलते हो तो वो गैस निकलती है आपकी, वो नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है। क्वेश्चन हो जाता है चिप्स की पॉलीथीन में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? जवाब दीजिए, चिप्स की पॉलीथीन में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो जवाब हम आपको दे रहे हैं, चिप्स में क्या किया जाता है, जब नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है तो वह उसके चारों तरफ एक अक्रिय वातावरण उत्पन्न कर देती है। अक्रिय मतलब जिससे कोई क्रिया न करेगा। और नाइट्रोजन जानते हो बिजली के बल्ब में भी भरी जाती है, वो भी वहाँ अक्रिय वातावरण उत्पन्न करती है। तो जब नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो उसके चारों तरफ वो क्या करती है, अक्रिय वातावरण उत्पन्न कर देती है, और अक्रिय वातावरण उत्पन्न होने के कारण उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। और जब उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है तो आपका भोज्य पदार्थ में खराब स्मेल भी नहीं आती है और ना ही उसमें विकृत गंधिता ही हो पाती है। यही कारण है, ये बात ध्यान दीजिए। अब इसको हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। इस प्रभाव को नीचे रोकने के लिए बंद पात्र में भोज्य पदार्थ के साथ, बंद पात्र में भोज्य पदार्थ के साथ क्या, नाइट्रोजन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, भर दी जाती है। जो उसके चारों तरफ कैसा वातावरण उत्पन्न करती है, अक्रिय, इनर्ट वातावरण उत्पन्न कर देती है और अक्रिय वातावरण उत्पन्न कर देती है और उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। उदाहरण इसीलिए बता रहे हैं, इसको स्टार बना के लिख दीजिएगा या इसी के आगे लिख दीजिए, नहीं हो पाता है जिससे उसमें विकृति गंधिता रुक जाती है। आई होप क्लियर, एकदम क्लियर, मजा आ रहा है। जब किसी तैलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थ को बंद पात्र में रख दिया जाता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उस भोज्य पदार्थ में अरुचिकर गंध उत्पन्न होने लगती है तथा उसका स्वाद भी क्या हो जाता है, बदल जाता है
और इसी घटना को विकृत ग्रंथिता कहते हैं। इस प्रभाव को रोकने के लिए बंद पात्र में भोज्य पदार्थ के साथ नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस है ये, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जो उसके चारों तरफ अक्रिय वातावरण उत्पन्न कर देती है और उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, विकृत ग्रंथिता रुक जाती है। और यहाँ पे इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हो चिप्स की पॉलीथीन में विकृत ग्रंथिता को रोकने के लिए ही नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आज का ये आपका ये टॉपिक यहीं से हम क्लोज करते हैं। तो आप लोग इसकी नोट्स बनाएं और इसको एक दो बार बढ़िया तरीके से ध्यान से पढ़ें और तब आपको ये टॉपिक वीडियो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर हम क्लोज करते हैं। और अगर आप सब लोगों को मैं 20 बार बताता हूँ और समझा भी रहा हूँ पर डे आपको कि कोई किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो या प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्रॉब्लम है अगर, और नहीं है तो फिर आप एक लाइक करें और एक आप शेयर करें और अपने सभी मित्रों के बीच में अपने YouTube चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को सब्सक्राइब करने के लिए आप प्रेरित करें, जिससे ताकि वो लोग भी अपने हाई स्कूल की केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।